नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग 10th लेक्चर यानी 10 लेक्चर कर चुके हैं सेल बायोलॉजी का। बच्चों, आज हम लोग 11th लेक्चर ले आए हैं सेल बायोलॉजी यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। बच्चों, आज से पहले मतलब 10th लेक्चर तक हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे, लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी कहानी को कंप्लीट कर लिया था। सारे चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करके हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी बातों को हम लोगों ने 10th लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेल बायोलॉजी या द यूनिट ऑफ लाइफ का 11th लेक्चर करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, लगभग दो लेक्चर में हम लोग सेल वॉल की सारी कहानी को डिटेल से पढ़ लेंगे। जितना हमारे सिलेबस में है सारी चीज़ को एक्सप्लेन के साथ, जो सिलेबस में वो भी और सिलेबस से थोड़ा बाहर भी हम लोग थोड़ा जानेंगे, जो कि हमारा एग्ज़ाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना। सेल वॉल से इतना तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी 11th लेक्चर। बच्चों, एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर अगर स्टार्ट कीजिएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें फर्स्ट पेज पर साइंटिस्ट का फ़ोटो और उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई होती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। उससे भी क्वेश्चंस आता है नीट में, खासकर बोर्ड में भी कभी कभार आता है, लेकिन नीट में तो आता ही आता है। इसलिए बच्चों, वो जो साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में लिखा होता है किसी भी चैप्टर का, उसको बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना, तो उसको भी पढ़ें। इसी वजह से इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज पे एक साइंटिस्ट है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिसका नाम है GN रामाचंद्रन। उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो हम चाहे कि डिस्कस कर लें इसमें। बच्चों, इसमें क्या है, देखिए बच्चों, GN रामाचंद्रन कहा जाता है कि इसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी बातें कहा। प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में काफ़ी महारत हासिल था इसको। इसके बारे में उसने बहुत अच्छा फिगर बताया। इसी वजह से हमने लिखा है फर्स्ट लाइन में, आउटस्टैंडिंग फिगर इन फील्ड ऑफ क्या, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये GN रामाचंद्रन कहा जाता है मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल के फाउंडर थे, जिसने बायोपॉलीमर्स के बारे में एनालिसिस किया था। तीसरा लाइन में लिखा है बच्चों, डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। बच्चों बस समझ जाइए, नाम सब जान लीजिए कि इसने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। किसके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को? कोलेजन। क्या बच्चों? कोलेजन। बच्चों, ये कोलेजन जो होता है एक तरह का प्रोटीन है। कहा जाता है कि जो एनिमल होते हैं, जिसमें हम लोग भी आए, हाथी, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, ये सब एनिमल में आता है। तो कहा जाता है एनिमल वर्ल्ड में, यानी एनिमल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन। इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाला कौन है? GN रामाचंद्रन। कहा जाता है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर पाया जाता है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं एनिमल में, लेकिन एनिमल में सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन ही है, जिसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन दिया? GN रामाचंद्रन। इसी वजह से ये कोलेजन के बारे में मैंने नीचे लिखा है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। लेकिन एक बात जान लीजिए बच्चों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। क्या है? रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को
प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में या मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन अगर कोई है तो वो है रुबिस्को, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? प्लांट में। ओके। और सेकेंड नंबर में है कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो कौन है? कोलेजन, जो कहाँ पाया जाता है? एनिमल में। क्लियर बच्चों? इसी वजह से नोट में करके मैंने लिखा दिया है रुबिस्को। बच्चों यहाँ पे मैंने सी छोड़ दिया, यहाँ पे रुबिस्को, RUBISCO। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म नहीं पूछिएगा बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है, बस हम आपको जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बताए हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है नोट में कि रुबिस्को इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन या एंजाइम ऑन अर्थ। पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है? रुबिस्को। ओके। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये रुबिस्को कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को, सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन एनिमल में होता है तो रुबिस्को प्लांट में पाया जाता है। क्लियर बच्चों? बच्चों ये जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है GN रामाचंद्रन, जिसने कि कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया 1954 में, ऊपर में लिखा हुआ है 1954 में, ये क्या किया कि इंडिया से बाहर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, थोड़ा हायर नॉलेज के लिए चले गए। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसने क्या किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए चले गए, हायर नॉलेज के लिए। तो जैसे ही वो कैम्ब्रिज गए तो वहाँ पे उसको मुलाकात हुई। उसको किससे मुलाकात हुई? लिनस पॉलिंग से। किससे? लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग वही है बच्चों जो कि लिनस पॉलिंग वही साइंटिस्ट हैं जिसने अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट के बारे में बताया था। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट का डिस्कवर किया था। बच्चों ये नहीं पूछेगा कि अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट क्या होता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। बस यहाँ पे लिनस पॉलिंग के बारे में आया, इसी वजह से मैं आपको बताया कि ये लिनस पॉलिंग है कौन। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट के बारे में डिस्कवर किया था और उसके बारे में बताया था। ठीक है, ये हायर क्लास की बातें हैं, जब मास्टर्स कीजिएगा तब ये अल्फा सीट बीटा सीट के बारे में जानिएगा। क्लियर बच्चों? तो ये PhD करने के लिए जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो वहाँ पे उसकी मुलाकात लिनस पॉलिंग से हुई। लिनस पॉलिंग वही है जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट का डिस्कवर किया, तो उसके बारे में डिटेल बताया था। क्लियर बच्चों? तो बहुत बड़ी भाग्यशाली की बात है कि GN रामाचंद्रन की मुलाकात इससे हो गई, इसी वजह से, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे। अगला है, अब हम लोग आते हैं बच्चों सेल वॉल में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। बच्चों सेल वॉल कहा जाता है ये नॉन लिविंग होता है। जब हम सेल के बारे में बताए थे उसी वक्त बता दिए थे कि सेल का जो आउटर मोस्ट सबसे ऊपरी वाला आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, वो कौन होता है? सेल वॉल होता है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है लेकिन लिविंग होता है, वो कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन है बच्चों? सेल वॉल होता है। कौन है? सेल वॉल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है नॉन लिविंग। और कहा जाता है ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब सख्त होता है, कड़ा होता है। इसी वजह से चूंकि ये कड़ा होता है, रिजिड होता है, इसी वजह से ये इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी इसको खींच नहीं सकते हैं। इसमें इलास्टिसिटी नहीं होता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है। दूसरा ये परमिएबल होता है। कहा जाता है वह सेल वॉल जिसमें परमिएबिलिटी वाला गुण होगा वैसे सेल वॉल को सेलुलोसिक सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर बच्चों? सेलुलोज होता है सेल वॉल में। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, इसी वजह से
वो परमिएबल होता है। सेल वाल क्या होता है? परमिएबल। परमिएबल मतलब कोई भी चीज़ आ जा सकता है, वैसे मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो सेल वाल जो कि नॉन लिविंग, रिजिड यानी इनएक्सटेंसिबल होता है और परमिएबल होता है। और परमिएबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसी वजह से इसको सेलुलोसिक सेल वाल कहते हैं। बच्चों, कहा जाता है कि सेल वाल जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर में होता है कौन? सेल वाल। और कहा जाता है सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, ये पूरे वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट। जो मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ अच्छे से डिटेल्स इसके बारे में कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, इस पूरे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और इस पूरे प्रोटोप्लास्ट का सबसे ऊपरी वाला लेयर क्या होता है? सेल वाल। इसी वजह कहता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर या प्रोटोप्लास्ट के चारों ओर होता है कौन? सेल वाल। सेल वाल का अक्रेंस मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सेल वाल? तो कहा जाता है प्लांट्स में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, पी के मतलब प्रोकैरियोटिक में सेल में पाया जाता है, अलगी में पाया जाता है, कुछ कुछ प्रोटिस्टा में यानी प्रोटिस्ट्स में भी पाया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 बार प्रोटिस्ट लिख दिया है, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो प्लांट्स में, फंगी में, प्रोकैरियोटिक सेल में, अलगी में और कुछ कुछ, सारे प्रोटिस्ट में नहीं, कुछ कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है। नोट करके मैंने लिखाया है। मैंने अभी बताया कि सेल वाल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कौन है? मैकोप्लाज्मा। मैकोप्लाज्मा एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन फिर भी इस पर सेल वाल नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, जिसको याद रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब आगे जाते हैं। सेल वाल का कंपोजिशन, कहा जाता है कि सेल वाल किस किस तरह के कंपोनेंट से बना होता है। अगर प्लांट में सेल वाल की बात करें तो प्लांट में जो सेल वाल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो प्लांट में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, हेमी सेलुलोज से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। इन 4 तरह के कंपोनेंट से बना होता है प्लांट सेल के सेल वाल। फंगी का सेल वाल चाइटिन नामक एक तरह का केमिकल कंपोनेंट से बना होता है। चाइटिन मतलब फंगल सेलुलोज और दूसरा पॉलीमर ऑफ NAG। NAG जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाग भी पढ़ते हैं। NAG मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फिर से समझिए बच्चों, नहीं हो तो लिख लीजिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे हैफेन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ACE टाइल ग्लूकोसामाइन ऐसे लिखिएगा। तो NAG मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर और फंगल सेलुलोज को मिलाकर ही हम चाइटिन बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है फंगी का सेल वाल चाइटिन से बना होता है। और चाइटिन मतलब समझ गए, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। उसके बाद अलगी। अलगी में जो सेल वाल पाया जाता है वो सेलुलोज से बना होता है, ग्लेक्टेन से बना होता है, मेनेन से बना होता है और कुछ मिनरल से भी बना होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। खास तौर पर रेड जो अलगी होता है, कौन अलगी बच्चों? कुछ कुछ जो रेड अलगी, सम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम रेड अलगी। तो कुछ कुछ रेड अलगी होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो अलगी का सेल वाल किस कंपोनेंट से बना होता है? सेलुलोज, ग्लैक्टेन्स, मेनेन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ कुछ रेड अलगी में ही पाया जाता है, रेड अलगी के सेल वाल में पाया जाता है। दूसरा, अब बच्चों ये जो ग्लूको सेलुलोज है, ग्लैक्टेन्स है, मेनेन्स है, इसके बारे में थोड़ा मैं नीचे बताया हूँ बच्चों। देखिए बच्चों,
ये जो ग्लाइकेन है, ग्लाइकेन, कहीं पे अगर ग्लाइकेन लिखा हुआ देखें, कहीं पे अगर ग्लाइकेन लिखा हुआ देखें तो ग्लाइकेन मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसी को ग्लाइकेन बोलते हैं। कहा जाता है अगर ग्लूकोज, देखिए नीचे हमने लिखा है, कहा जाता है कि ग्लूकोज अगर ढेर सारा, ग्लूकोज का अगर पॉलीमर ले लीजिए, ग्लूकोज का पॉलीमर मतलब यानी ढेर सारा ग्लूकोज, देखिए ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ऐसा ऐसा ढेर सारा ग्लूकोज आपस में जब जोड़ देते हैं, एन नंबर में ग्लूकोज अगर जुटता है तो बनता है ग्लूकेन। क्या क्या बनता है बच्चों? ग्लूकेन बनता है। क्लियर हुआ बच्चों? जी हाँ। हाँ, ग्लूकेन बनता है। तो अगर इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज को दोनों तरफ से मैंने हैफेन नहीं दिया, मतलब ढेर सारा, ये हैफेन दोनों तरफ है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज ढेर सारा है। आज मैंने ब्रैकेट के बाहर एन लिख दिया है तो मतलब क्या, ग्लूकोज एन नंबर में जुटा हुआ है। तो बहुत सारा यानी एन नंबर में जब ग्लूकोज आपस में जुट जाए तो बनेगा क्या? ग्लूकेन। अगर एन नंबर में ग्लैक्टोज जुड़ जाता है तो बनता है ग्लैक्टेन। अगर एन नंबर में मैनोस जुड़ जाता है तो बनता है मैनेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लूकेन, ग्लैक्टेन, मैनेन क्या होता है। तो क्लियर हुआ? चलिए फिर मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो सेल वाल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के सेल वाल किस कंपोनेंट से बना होता है? तो कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे सी छूट गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन को ही बोलते हैं म्यूरेन। तो कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन से बना होता है। तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ क्या बच्चों? सेल वाल। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग, फंगी का सेल वाल का कंपोनेंट्स अलग, अलगी का सेल वाल का केमिकल कंपोजिशंस अलग, अब प्रोकैरियोटिक्स का अलग, और कुछ मैंने यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताया है। पॉलीसेकेराइड्स को ही ग्लाइकेन बोलते हैं। बच्चों ये था सेल वाल की कुछ इंट्रोडक्शंस, छोटी मोटी बातें जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब हम लोग सेल वाल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो बच्चों जब सेल वाल का जब स्ट्रक्चर को देखिएगा तो उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में बांटा गया है मेनली। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल वाल कितने टाइप से बना होता है, कौन से स्ट्रक्चर से बना होता है। तो उसके स्ट्रक्चर को 3 प्रकार में बांटा है। कौन कौन? प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्शियरी सेल वाल, और इसी के साथ साथ मिडिल लेमला भी होता है। तो हम लोग अगले लेक्चर में सेल वाल का, चूंकि आज वक्त नहीं है उतना, इसी वजह से हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल वाल का स्ट्रक्चर। तो डिटेल से हम लोग इस तीनों स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। 3 क्या 4 स्ट्रक्चर हो गया। कौन कौन बच्चों? एक तो हो गया प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, टर्सरी सेल वाल, उसके बाद मिडिल लेमला। इन सारे स्ट्रक्चर को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी 12th लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए। हमारा वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप लोगों को सर्च करके मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि नीचे दिए गए लाल बटन, बेल का बटन है, उसमें क्लिक कीजिए। रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब है, उसमें सब्सक्राइब, उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंच जाए, अपलोड होते ही आप लोगों के पास पहुंच जाए। बच्चों मैं चाहता हूं कि मेरा लेक्चर्स में जो भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा कंटेंट होता है, जो भी लिखा हुआ उनको आप लोग नोट्स में उतारिए और कोशिश कीजिए
कि उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ें और पढ़ने के जस्ट बाद एनसीईआरटी ज़रूर कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, उसका रीडिंग मारिए, ये बहुत फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।